Hello students, today we are going to discuss the next topic, and the next topic is the French Revolution and the idea of a nation. Okay, these two topics we have already covered in the last 3 videos. Okay, now we'll discuss the French Revolution and the idea of nation. So without ado, just let's move on to the slide. The French Revolution and the idea of nation. Okay, how the French Revolution inspired the idea of nation. So the French Revolution was the first clear expression of nationalism. ठीक है, French Revolution happened in 1789. ये एक पहला एक्सप्रेशन ऐसा था जिससे ये मैसेज गया कि अब हम मोनार्क के अंदर नहीं रहना चाहते, हम किंग के रूल के अंदर नहीं रहना चाहते. ठीक है, वी वॉन्ट टू बिल्ड अ नेशन दैट विल बी रूल्ड बाय द पीपल, जहाँ पे पावर जो है वो लोगों के हाथ में हो, वो पीपल के हाथ में हो, ना कि एक व्यक्ति के हाथ में, किंग के हाथ में, मोनार्क के हाथ में. ठीक है, मोनार्क कहीं कहीं पे वर्ड यूज किया जाता है बट उसका मतलब सेम ही होता है. ठीक है, किंग एंड क्वीन से मतलब है यहाँ पे. ठीक है, मोनार्क का. तो अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, उसके पहले फ्रांस कैसा था और उसके बाद कैसा हुआ. सो बिफोर 1789 फ्रांस बिफोर रिवॉल्यूशन एंड फ्रांस आफ्टर रिवॉल्यूशन. तो बिफोर रिवॉल्यूशन क्या था? फ्रांस वाज रूल्ड बाय एब्सोल्यूट मोनार्क. एब्सोल्यूट मोनार्क मींस द मोस्ट पावरफुल, जिसके पावर पे कोई लिमिट नहीं है. जो किंग था उसकी पावर को कोई लिमिट नहीं कर सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो जो करना चाहता है वो करेगा. ठीक है, फ्रांस में और क्या था? सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. बच्चों आपको ध्यान में होगा क्लास 9th में, द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स. ठीक है, ऊपर के जो 2 स्टेट्स थे, एक क्लर्गी था. ठीक है, ऊपर वाले जो हैं वो नोबल्स थे, जो किंग के जो बड़े बड़े अफसर होते हैं वो सब थे. ठीक है, दूसरा क्लर्गी था, चर्च, पादरी, ये सब जो थे. तीसरा थर्ड स्टेट था जो कि कॉमन लोग थे, पीपल लाइक पीजेंट्स, फार्मर्स, आर्टिशंस, वर्कर्स. ठीक है, ये सब मिलकर क्या बनाते थे? थर्ड स्टेट. और ये सबसे बड़ा ग्रुप था फ्रांस में, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किनका होता था? यही इन्हीं का होता था. ये सबसे ज़्यादा गरीब थे. ठीक है, इनके पास लैंड नहीं थी. ज़्यादातर लैंड जो है ऊपर के जो 2 स्टेट वाले लोग थे वो उनकी ओनरशिप थी उस पर. ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेट ही क्या करता था? टैक्स पे करता था. ठीक है, टैक्स ऊपर वाले दोनों नहीं पे करते थे. आपको ध्यान में होगा चर्च भी टैक्स लगाती थी, लोगों को चर्च को भी टैक्स देना पड़ता था और किंग को अलग देना पड़ता था. ठीक है, चर्च को जो टैक्स देते थे उनका नाम था टीद, TITHE, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, इफ आई एम रिकलेक्टिंग इट करेक्टली. देन फ्रांस आफ्टर रिवॉल्यूशन, क्या चेंज हो गया इसके बाद? ऑब्वियसली एंड ऑफ मोनार्की. ये तुरंत तो चेंज नहीं हुआ 1789 के बाद, लेकिन थोड़ा टाइम लगा. लेकिन मोनार्की को वहां पे खत्म कर दिया गया था. बट ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ सिटीजन्स. ठीक है, ये 1789 के रिवॉल्यूशन के जस्ट तुरंत उसके बाद हो गया था. ठीक है, कि पावर जो है वो किसके हाथों में चला आया? लोगों के हाथों में. ठीक है, वो अब किंग के पास पावर जो है बहुत ही कम रहा, और कुछ दिनों के बाद जो किंग थे वहाँ के थे, ठीक है, उनको उसकी पोस्ट को ही खत्म कर दिया गया. ठीक है, बेसिकली उनको और उनकी फैमिली सबको जो है गुलेटिन कर दिया गया था. गुलेटिन आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में. ठीक है, बेसिकली मृत्युदंड है. ठीक है, उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया था, उनके सभी परिवार के सभी लोगों को मार दिया गया था. ठीक है, और लेकिन पावर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में आ गई थी जस्ट आफ्टर 1789 का जो रिवॉल्यूशन था उसके जस्ट बाद. सो नाउ द पीपल वुड कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी. अब क्या है? फ्रांस के फ्यूचर को कौन डिसाइड करेगा? वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे, ना कि वहाँ के किंग या मोनार्क. ठीक है बच्चों, ठीक है, ये एक ब्रीफ बैकग्राउंड है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, कि उसके पहले फ्रांस कैसा था, उसके बाद कैसा हो गया. ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो रिवॉल्यूशनरी जो थे उन्होंने कैसे लोगों को यूनाइट किया रिवॉल्यूशन करने के लिए, है ना. रिवॉल्यूशन करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कि लोग आपके साथ आए, है ना. सभी लोग साथ आएंगे तभी जो है वो रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हो पाएगा. अदरवाइज जो किंग है या जो भी अथॉरिटी है, जो भी रूल करने वाले हैं, वो आपके रिवॉल्यूशन को दबा देंगे. ठीक है, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास सेना है, उनके पास वेपन्स हैं. तो अब देखते हैं कि रिवॉल्यूशनरीज ने फ्रांस में क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाए, जिसकी वजह से वहाँ पे एक फीलिंग का जो है वो इमर्जेंस हुआ
कि हम सभी फ्रेंच हैं और हम सभी को जो है यूनाइट रहना है और एक फ्रेंच नेशन बनाना है, ना कि किंगडम या एम्पायर, ठीक है, जो कि वो ऑलरेडी था। तो किंगडम एम्पायर को ख़त्म करना है, मोनार्की को ख़त्म करना है, ठीक है, और हमें क्या बनाना है, एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनाना है। रिपब्लिक मीन्स जहाँ पे लोगों के हाथ में पावर होगी, ना कि किंग के हाथ में या मोनार्क के हाथ में। तो नेक्स्ट इस पे आते हैं बच्चों, देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने प्रोसेसेस, प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटजीज, क्या क्या प्रोसेस थे, कौन कौन से प्रैक्टिसेस इन्होंने यूज़ किए, कौन कौन से स्ट्रेटजीज इन्होंने अपनाए एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए कि हम सभी फ्रेंच हैं, ठीक है। एक फ्रेंच आइडेंटिटी को कैसे क्रिएट किया इन्होंने, तो इन्होंने एक आइडिया दिया किसका, फादरलैंड का, ठीक है। उसको फ्रेंच में बोलते हैं ला पैट्री, ठीक है, ला पैट्री। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट ना हो मेरा, ठीक है, बट इसको ऐसे ही थोड़ा बहुत प्रोनाउंस कर सकते हैं, ला पैट्री द फादरलैंड। मतलब क्या है इसका इंग्लिश में, द फादरलैंड। मतलब उन्होंने पूरे फ्रांस को क्या कहा कि इट्स अ फादरलैंड, ठीक है। तो हम सबको क्या होना चाहिए, इससे इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए और हम सभी को अपने फादरलैंड को इस डेस्पोटिक रूल से, इस मोनार्की के रूल से आज़ाद कराना है, ताकि हमें भी आज़ादी मिल पाए, ठीक है, और हमारे फादरलैंड को भी। और फादरलैंड जब क्रिएट होगा तभी वो एक जो है हमारा भी अच्छे से जो है वो केयर कर पाएंगे, ठीक है। तो फादरलैंड का जो आइडिया है क्रिएट करने से कहीं ना कहीं होता है ना, जिस तरह से हम लोग अपने फादर से अटैच होते हैं, मदर से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, इमोशनली, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा बाय क्रिएटिंग दिस आइडिया द फादरलैंड या ला पैट्री। उसके बाद एक और उन्होंने आइडिया दिया, ठीक है, एक और चीज़ उन्होंने क्रिएट की, वो था द सिटीजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फ्रेंच में इसको बोलते हैं लसीतोयों, ठीक है, लसीतोयों, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, सिटीजन, ठीक है। पहले क्या था, कॉन्सेप्ट सिटीजन का नहीं था बच्चों। 1789 के पहले अगर हम देखें, रिवॉल्यूशन के पहले, तो क्या था, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थे सोसाइटी, है ना। कुछ को ज़्यादा प्रिविलेज थे, किसी के पास ज़्यादा राइट्स थे, लाइक फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट के पास के जो लोग थे उनको ज़्यादा राइट्स थे, थर्ड स्टेट वालों के पास कम राइट्स थे, और वही सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते थे, है ना। वो उन्हीं को सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, उन्हीं के साथ ज़्यादती होती थी, उन्हीं के साथ इनजस्टिस होता था सबसे ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं लस सिटियोन मतलब कि सभी सिटीजन इक्वल हैं, इक्वल राइट्स, सबको, सबके लिए इक्वल राइट्स की बात की गई। तो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने में इस आइडिया ने मदद किया, ठीक है। उसके बाद अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, वो छोटे छोटे जो किंग्स एंड क्वींस होते हैं उनकी फ्लैग्स को नहीं फॉलो करना है हमें, क्या पूरे फ्रांस के लिए एक नया फ्लैग उन्होंने बनाया, ठीक है, और कहा कि ये फ्लैग ही हम जो है फ्रांस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू नेशनल असेंबली बच्चों उन्होंने बनाया। पहले क्या था, नेशनल असेंबली नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। किंग जो है, मोनार्क जो है, वो अपने अनुसार, अपने विश के अनुसार जो है वो रूल करते थे, ठीक है। तो लोगों ने एक नई असेंबली बनाई आफ्टर 1789, और उसमें लोग जो है फ्रेंच पीपल जो है इलेक्ट होकर आते थे, और उनको इलेक्ट कौन करता था, द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, ठीक है, बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन उनको बोला जाता है बच्चों जिनको वोट देने का अधिकार हो, द पीपल हु हैव द राइट टू वोट, ठीक है। राइट ऑफ वोट, राइट टू वोट जो है बच्चों वहाँ पे सभी को नहीं था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद भी, ठीक है। जैसे कि विमेन को नहीं था, एंड मैन who do not have any property, who do not pay taxes, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ जो टैक्स देते थे, जिनके पास लैंड ओनरशिप बहुत अच्छी थी, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में, वो ही वोट कर सकते थे, और उन्हीं सिटीजन्स को क्या बोलते हैं, एक्टिव सिटीजन्स, ठीक है। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, हिम्स का मतलब यहाँ पे है पोइट्री, पोएम, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंपोज की गई लोगों में एक नेशनलिस्टिक फीलिंग को जगाने के लिए। मार्टर्स वर कॉमेमोरेटेड, जो भी उस रिवॉल्यूशन में मारे गए, ठीक है, जिस वजह से भी मारे गए, उनको सेलिब्रेट करना, उनके बलिदान को याद करना, ठीक है, जिस तरह से हम लोग भी करते हैं ना, जैसे भगत सिंह को याद करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं, गांधी जी को याद करते हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं, सरदार पटेल को याद करते हैं। तो ये हमारे जो है हमारे जो नेशनल इंडिपेंडेंस था का स्ट्रगल था, उसके ये हीरो हैं, तो उनको याद करना। तो मार्टर्स बेसिकली उनको कहते हैं जो लड़ाई करते हुए मर जाते हैं, ठीक है, किसी वजह से, तो उनको याद करना बेसिकली, जो रिवॉल्यूशन में अपनी जिन्होंने जान खो दी,
1789 की रिवॉल्यूशन में उनको याद करना, उनकी शहादत दिवस को मनाना, ताकि लोगों में एक भावना जाए कि कुछ लोगों ने उनके फ्रीडम के लिए क्या किया, अपनी जान तक दे दी, तो हमें उनके जान की कीमत को याद रखना है और उनका जो विजन था कि एक नेशन क्रिएट करने का, उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है, उन्होंने नेशनल असेंबली के थ्रू जो है रूल करना शुरू किया और एक समान रूल करना शुरू किया। ठीक है, एक ही जगह से, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये नहीं कि छोटे छोटे प्रोविंस हैं, बटे हुए हैं, उनको बोल दिया है हाँ आप यहाँ पे रूल करो, थोड़ा सा आप यहाँ पे रूल करो। ठीक है, वो नहीं। यूनिफॉर्म लॉज, सभी सिटीजन के लिए क्या है, यूनिफॉर्म लॉज आ गए। ठीक है, ये नहीं कि कुछ ग्रुप्स के लिए एक अलग लॉ होगा, ठीक है, कुछ ग्रुप्स के लिए अलग लॉ होगा, एक समान एक लॉ बनेगा और वो सभी पे लागू होगा, सभी पे अप्लाई होगा। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, एक ही तरह के वेट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम को यूज किया जाएगा ऑल ओवर द फ्रांस। ठीक है, जिससे कि ट्रेड में जो है वो हेल्प हो सके, उसमें मदद मिल सके। फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, कम्युनिकेशन, आपस में जो कम्युनिकेट करने की जो लैंग्वेज वो चूज की गई वो फ्रेंच को की गई। वो कौन सा फ्रेंच, जो पेरिस में बोला जाता था। ठीक है, तो एक कॉमन लैंग्वेज को प्रमोट करने की भी कोशिश यहाँ पर की गई। ठीक है बच्चों, इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, तो ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है इसमें। ठीक है, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। देखिए बच्चों, ये इसी स्लाइड के बेसिस पे बनाया गया है ये क्वेश्चन। तो इसमें उन स्ट्रैटेजीज, प्रैक्टिसेस, प्रोसेसेस के बारे में लिखा हुआ है, हमने उस पर डिस्कस भी किया थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बना सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, आप खुद से ट्राई करिएगा घर पर अपने फेयर नोटबुक में। ठीक है बच्चों, तो इसमें इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं बच्चों। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये आइडिया ऑफ नेशन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्रिएट किया है ना, एक कॉमन आइडेंटिटी की कि हम सभी फ्रेंच हैं। ठीक है, और हम सभी को एक नेशन बनाना है, मोनार्की को खत्म करना है। अब ये मैसेज कैसे जो है अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप हैं वहाँ पे फैलता है, कैसे वो स्प्रेड होता है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। क्या फ्रांस से बाहर जो यूरोप में ये फैलता है तो वहाँ के लोग इस आइडिया को किस तरह से रिसीव करते हैं। ठीक है, कुछ सपोर्ट करेंगे, कुछ ऑब्वियसली विरोध करेंगे। तो ठीक है, उसको हम देखेंगे कि क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इसके इम्पैक्ट है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको देखिए और ये होमवर्क जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।